आरएमएस टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट की शिपयार्ड्स में, जहां एक जायंट का जन्म हुआ था। टाइटैनिक को अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस शिप बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इंसान की कामयाबी और कॉन्फिडेंस का प्रतीक था। व्हाइट स्टार लाइन ने स्पीड, ग्रैंडर और सेफ्टी का वादा किया था, और फेमस तौर पर उसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा था। हजारों वर्कर्स ने टाइटैनिक को बनाने में कई साल लगाए, 3 मिलियन से ज्यादा रिवेट्स को हाथ से ठोक कर लगाया। शिप का हल, जो उस समय के सबसे अच्छे स्टील से बना था, उसमें फिर भी कमजोरियां थी, खासकर ठंडे अटलांटिक में। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स उसे तैरता रखने के लिए थे, लेकिन उनकी दीवारें इतनी ऊंची नहीं थीं। एक फेटल फ्लॉ। 31 मई 1911 को भीड़ ने टाइटैनिक को लॉन्च होते देखा, इंजीनियरिंग का एक कमाल और गिल्डेड एज का प्रतीक। 10 महीनों तक उसमें इंजन्स, फनल्स और शानदार इंटीरियर्स लगाए गए। वह सिर्फ एक शिप से ज्यादा बन गई। प्रोग्रेस का एक बयान। टाइटैनिक ने उस समय के इस विश्वास को दर्शाया कि इंसान किसी भी चुनौती को जीत सकता है, लेकिन इस सपने का जल्द ही एक दुखद अंत होना था। टाइटैनिक पर लाइफ एडवर्डियन एरा के स्ट्रिक्ट सोशल डिविजन्स को दिखाती थी। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स ऑपुलेंट स्वीट्स, फाइन डाइनिंग और एक्सक्लूसिव एमेनिटीज का मजा लेते थे। एलीट लोगों के लिए एक फ्लोटिंग पैलेस सेकंड क्लास कंफर्ट और एलिगेंस देती थी, जिसमें ऐसी एमेनिटीज थीं जो दूसरे शिप्स के फर्स्ट क्लास को टक्कर देती थीं। थर्ड क्लास भले ही मॉडेस्ट थी, पर ज्यादातर शिप्स से बेहतर कंडीशंस प्रोवाइड करती थी, होपफुल इमिग्रेंट्स को ले जाते हुए जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में थे। शिप के डिजाइन ने इन डिविजन्स को इन्फोर्स किया, हर क्लास के लिए सेपरेट डेक्स और डाइनिंग रूम्स के साथ। द ग्रैंड स्टेयरकेस, 4 ऊंचे फनल्स और एक डेली न्यूज़पेपर भी टाइटैनिक के मॉडर्न मार्वल्स को दिखाते थे। बोर्ड पर सभी के लिए शिप अपने आप में एक दुनिया थी, अटलांटिक के पार सपनों को ले जाते हुए। किसी ने भी उस फेट के बारे में नहीं सोचा था जो उनका इंतजार कर रहा था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन में उत्साह भर गया, क्योंकि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। यात्रियों ने क्लास के हिसाब से बोर्डिंग की, फर्स्ट क्लास वाले लग्जरी में, थर्ड क्लास वाले हेल्थ चेक के बाद। शिप का रास्ता साउथहैम्पटन से चेयरबर्ग, क्वींसटाउन, फिर अटलांटिक पार कर न्यूयॉर्क तक। बोर्ड पर दुनिया के सबसे खास लोग थे, एस्टर, गुगेनहाइम, स्ट्राउस, सैकड़ों अप्रवासियों के साथ जो अमेरिकी सपने का पीछा कर रहे थे। जैसे ही टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की, उसके शक्तिशाली हॉर्न ने शानदार विदाई दी। पहले दिन सब ठीक था, यात्रियों ने घूमा, खाना खाया और शिप के अजूबों को देखकर हैरान रह गए। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और माहौल आशावादी था। टाइटैनिक एक तैरते हुए होटल के रूप में अपने वादे पर खरा उतर रहा था। दुनिया देख रही थी, न्यूयॉर्क में एक शानदार आगमन की उम्मीद कर रही थी। किसी ने भी आगे आने वाली आपदा की कल्पना नहीं की थी। जैसे ही टाइटैनिक ने नॉर्थ अटलांटिक पार किया, एक हल्की सर्दी के बाद आइसबर्ग उसके रास्ते में आ गए। 14 अप्रैल को जहाज को कई बर्फ की चेतावनियां मिली, लेकिन अति आत्मविश्वास हावी रहा, टाइटैनिक धीमा नहीं हुआ। उस रात समुद्र अजीब तरह से शांत था, जिससे आइसबर्ग को देखना मुश्किल हो गया। लुकआउट, एक चाबी गायब होने के कारण दूरबीन के बिना केवल अपनी आंखों से अंधेरे को स्कैन कर रहे थे। वायरलेस ऑपरेटर यात्रियों के संदेशों से अभिभूत थे, ब्रिज को महत्वपूर्ण बर्फ की चेतावनियां देना भूल गए। टाइटैनिक की अजेयता में विश्वास ने खतरों को नजरअंदाज करने और घातक लापरवाही को जन्म दिया। जहाज आत्मविश्वास से रात में तेज गति से आगे बढ़ा, आने वाले खतरे से अनजान। रात 11:40 बजे लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट को एक आइसबर्ग दिखा। आइसबर्ग ठीक सामने। शिप ने टर्न लिया, लेकिन वो काफी नहीं था। आइसबर्ग ने स्टारबोर्ड साइड को फाड़ दिया, जिससे 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज को तुरंत एहसास हो गया कि शिप डूबने वाली है। उसके पास बस 2 घंटे बचे थे। लाइफ बोट्स को खोला गया, लेकिन वो सिर्फ आधे लोगों के लिए ही थी। बहुत कंफ्यूजन थी, कोई प्रॉपर ड्रिल नहीं थी और कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिप डूब रही है। पैनिक फैलने के साथ लाइफ बोट्स आधी खाली ही लॉन्च कर दी गईं और डेक झुकने लगा। पैसेंजर्स को शांत करने के लिए बैंड बजाया गया, लेकिन जैसे जैसे शिप का अंजाम साफ होता गया, डर बढ़ता गया। ठंडी रात में अफरा तफरी और चीखें भर गई थीं, और भागती हुई भाप की आवाजें थीं। टाइटैनिक के आखिरी घंटे शुरू हो चुके थे। केओस के बीच हिम्मत के काम चमक उठे। इंजीनियर्स और फायरमैन नीचे ही रहे। डिस्ट्रेस सिग्नल्स और लाइफ बोट लॉन्चेस के लिए पावर चालू रखते हुए कोई नहीं बचा। फादर टॉमस बाइल्स ने लाइफ बोट से मना कर दिया। आखिर तक प्रेयर्स से पैसेंजर्स को कंफर्ट करते रहे। जहाज का ऑर्केस्ट्रा डेक पर बजता रहा। उनका आखिरी गाना नीरर माई गॉड टू दी माना जाता है। इजिडोर और आइडा स्ट्राउस ने साथ रहने का फैसला किया, लाइफ बोट से मना कर दिया
जहां तुम जाओगी मैं भी जाऊंगा। उनकी डिवोशन लेजेंडरी बन गई। सभी कहानियां हीरोइक नहीं थीं। मासाबुमी होसोनो बच गए, पर जापान में उन्हें ऑनरेबल तरीके से न मरने के लिए शर्मिंदा किया गया। इस ट्रेजेडी ने इंसानियत के बेस्ट और वर्स्ट दोनों को सामने ला दिया। उन आखिरी घंटों में प्यार, सैक्रिफाइस और डर सब सामने आ गए। डूबने की घटना सर्वाइवर्स और दुनिया को सताती रहेगी। 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक टूट गया और अटलांटिक के नीचे गायब हो गया। जमे हुए पानी में 1500 से ज्यादा लोग डूब गए। सिर्फ एक लाइफ बोट बचे हुए लोगों को बचाने के लिए वापस आई थी। दुनिया हैरान थी, कैसे न डूबने वाला जहाज इतनी बुरी तरह फेल हो गया। जांच से पता चला कि कुछ बड़ी गलतियां हुई थीं। चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, लाइफ बोट्स बहुत कम थीं और क्रू तैयार नहीं था। नए समुद्री कानून बनाए गए, सभी के लिए काफी लाइफ बोट्स, 24 घंटे रेडियो पर नजर रखना और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल। टाइटैनिक के डूबने से दुनिया को अपनी शान से ज्यादा सुरक्षा को अहमियत देनी पड़ी। 1985 में जहाज का मलबा मिला, जिससे नई पीढ़ी में इसकी दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। टाइटैनिक महत्वाकांक्षा, त्रासदी और इंसानी कहानियों की अटूट ताकत का प्रतीक बना हुआ है। उसकी विरासत एक चेतावनी भरी कहानी और गहरे पानी में खोई हुई जिंदगी और सपनों की याद दिलाता है।